हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पेपर 2 का जो आपका क्या है सीटेट का पेपर 2 जो है, अभी आपका क्या है सीडीपी का क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। अब पेपर 2 का पेपर 1 का भी हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सीडीपी का हो चुका है, उसके बाद हम मैथ सेक्शन का सबसे पहले करते हैं। मैथ्स में आपका साइंस और मैथ्स दोनों का करते हैं, ठीक है ना। तो आपका 1 से 30 नंबर का आपका सीडीपी हो गया। अब 30 से हम लोग 90 नंबर तक करते हैं। तो 90 नंबर में पहले 30 से 60 करेंगे, फिर 60 से 90 करेंगे। क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन आता है और मैथ का क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है क्या क्वेश्चन में, सबसे पहले समझिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में विभिन्न उदाहरण चर्चा करती है, जैसे कि अन्य पटरियों, मतलब कि कोई अन्य पटरियों को पार करती हुई रेलगाड़ी, मतलब ये पटरी है, इसको पार करती हुई रेलगाड़ी, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि दो या दो से अधिक सड़कों पर पार करती हुई सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला HE। बताइए इन सभी अक्षरों से क्या पता चलता है कि क्या क्या टीचर क्या सिखाना चाह रही है। बताइए अगर रेलगाड़ी का अंत कोई है, अंत नहीं है, तो बता रेखाखंड तो नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि तिर्यक रेखा का, नहीं मतलब कि दो रेलगाड़ी पैरेलल चल रही है, उसको एक रेलगाड़ी काट रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तिर्यक रेखा हुआ। क्योंकि दो रेखा को बीचों बीच काटने वाली रेखा, मतलब कि बीचों बीच बोलते हैं, किसी भी तरह काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। इसका मतलब तिर्यक रेखा तो बताना चाह रही है, समांतर रेखा नहीं बताना चाह रही है, इसलिए कि समांतर रेखा खाली रेल पटरी का बात करता है तो समांतर रेखा होता है। लेकिन बोला कि पटरी को काटती हुई ट्रेन जा रही है, इसका मतलब है कि समांतर रेखा तो नहीं हुआ, और समकोण तो हुआ ही नहीं। आंसर यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा तिर्यक रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। क्लियर है। तो यहाँ पे 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बिहार। सॉरी, बी नहीं, और भी दिया हुआ था इसमें, मतलब कि ए नहीं होगा, तिर्यक रेखा होगा, समांतर रेखा नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो इसका सबसे बढ़िया क्या होगा, बी। तो बी केवल किस में है, तो केवल बी आपका 4 नंबर ऑप्शन में है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर बोलता है क्या कि निम्नलिखित में कौन गणितीय शिक्षण का सर्वाधिक उचित तरीका हो सकता है। पहला बोला है क्या, अधिगम में रह गई कमियां को ज्ञात करने और उसे केवल उसे ही संबोधित करने। यहाँ गलत हो गया सब। बोला है कि अल्प जो है प्रदर्शन करने वाले छात्रों का पहचान करें और उसे कक्षा के अग्र पंक्ति में बताएं। कोई बच्चा अगर कमजोर है तो कक्षा के अग्र पंक्ति में रहे या पीछे पंक्ति में रहे, वो कमजोर का कमजोर ही रहेगा। इसका मतलब ये भी आंसर आपका गलत है। बोला है कि एक जैसे उपागम, मतलब कि सभी बच्चों के लिए एक ही उपागम, एक ही तरीका, एक ही शिक्षण शैली का प्रयोग करना, ये भी आपका गलत हो जाता है। आंसर सबसे बढ़िया क्या होगा, अधिगम की उसकी क्षमताओं के विकसित करने के लिए प्रोत्साहन करना, मतलब कि बच्चे के पास जो क्षमता है उसको हम लोग क्या है कि विकसित करेंगे, उसको और बढ़ाएंगे। तो 32 का हो जाएगा 4 नंबर आंसर जो है अपने कॉपी में आपका अलग अलग कोडिंग का अलग अलग नंबर दिया हुआ है। जो यहाँ पे आपका आंसर 2 नंबर में देख रहे हैं, कभी आपका आंसर उसमें आपके में 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, इसलिए आंसर मिलाइएगा, ना कि ऑप्शन मिलाइएगा। क्लियर है। अब देखिएगा क्वेश्चन में देख रहा है क्या, 33 नंबर बोला है कि निरंतर एवं सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं CCE, मतलब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, के निम्नलिखित में कौन सा सही है। बोला है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया पूर्व ज्ञान, समझ स्तर और अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षण महसूस करते हैं कि उनमें हर बच्चे को एक तरह से क्या अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन गृह कार्य देना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ तक सही है, लेकिन गृह कार्य जैसे दिया गलत हो गया, गृह कार्य पे बल देता है यहाँ पे। बोला है क्या, तीसरा नंबर में निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में केवल अंकों पर, तो यहाँ ये भी गलत हो गया। अब बोला है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षा अधिक और शिक्षण कम, मतलब कि पढ़ाएंगे कम और जांचेंगे ज़्यादा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आंसर क्या है, सब गलत है, सब सही। आंसर कौन रहेगा सबसे बढ़िया, आंसर नंबर 1। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 34 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यकता की विशेषता बताता है, आवश्यक विशेषता है, मतलब मानचित्र के लिए आवश्यक विशेषता है। पहला बोला है कि यह बोला है अंशदायी मतलब के पार्ट के रूप में अंशदायी उप अवधारणा को उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण करने में निरूपण करना, मतलब सिंपल बात है कि आप जो है छोटे छोटे चीज़ों का विश्लेषण करके आप कॉन्सेप्ट अपना बनाएं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि ये संकेत चिन्हों के साथ साथ दिशात्मक यह ज्ञान की अवधारणा के लिए क्या है, पूर्व अपेक्षित है, मतलब कि पहले से ही आपको डिफाइंड होता है कि आपका ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर पूर्व होता है, पश्चिम होता है, मतलब दिशा का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बी आंसर सही है। सी बोल रहा है क्या, एक विशिष्ट अवधारणा को सीखने में रह गई कमी को पहचानना और दैनिक दिनचर्या में उसके प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करना, गलत हो गया। अगर करना तो सही हो जाता, उपयोग नहीं करना यहाँ गलत हो गया आंसर।
उसके बाद देखते हैं क्या डी नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, उन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सके ऐसे समय व्यस्त होता है। उसे मतलब कि समय व्यर्थ में ऐसे समय गुजर जाता है। हम बताएं आपको, बच्चे को बिजी रखने में व्यर्थ समय नहीं जाता है, बच्चे को क्या है उससे अनुभव मिलता है। इसका मतलब ये भी आंसर गलत हो जाता है, डी भी आंसर गलत हो जाएगा। मतलब ए और बी किस में है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि गणित की प्रकृति कैसी है। आप जानते हैं कि अमूर्त है। गणित की प्रकृति कैसी है, तो अमूर्त है। तो वही बोला गणित की प्रकृति में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं के बारे में जानना है। तो देखिए सत्य नहीं है, तो पहला बोला है क्या, स्कूली स्तर पर गणित के शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति की लक्षण होना। मतलब कि सिंपल बात है कि स्कूल में जो विद्यार्थी रह रहा है उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए, ये भी गलत है। पहला बोला है कि गणित में प्राथमिक स्तर पर अवधारणा जो है अमूर्त होती है। सही बात है, क्योंकि गणित की प्रकृति ही अमूर्त होती है, प्राथमिक हो या द्वितीय हो, लेकिन सिखाना उसको मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। क्लियर है, तो प्रकृति अमूर्त होती थी। वही बोला है कि गणित की प्रकृति प्राथमिक स्तर पर क्या होती है, अमूर्त होती है। बोला है कि निगमनात्मक विवेचना पर आधारित होता है। निगमन मतलब क्या है जानते हैं, निर्गम मतलब होता है तार्किक, मतलब क्या है सिंपल बात है कल्पना शक्ति। इसका मतलब ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। और आपका बोल रहा है कि गणित में अधिकांश विषयों में तुलना बहुत अमूर्त और पदानुक्रमी मतलब कि सीक्वेंस में होता है, एवं बच्चों में उसमें क्या है उम्र से सीखते हैं। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, तीनों सही है। आंसर कौन गलत है, आपका आंसर आपका पहला, यही सही पूछा था कि कौन होगा आंसर, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा था, तो नहीं के लिए सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 36 नंबर में आपका दिया गया है कि गणित की कक्षा में तर्क वितर्क जिसको बोलते हैं कि डिस्कशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बोला है कि इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए, इसे दिखाने के लिए कि इरादा के गणितीय सत्यापन क्यों है। मतलब कि पंक्ति के रूप में नहीं देखना है, इसे चाहते हैं कि बच्चे के भावना के रूप में देखना चाहिए, उसके अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। इसका मतलब पहला गलत। दूसरा बोल रहा है कि यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह हमेशा ही गणित मददगार होती है। बिल्कुल सही है, अन्य विषयों की तरह गणित भी एक विषय है जो कि बच्चे को क्या करता है, उसे ज्ञान को बढ़ावा या अनुभव को प्रदान करता है। उसके बाद बोल रहा है कि यह गणित के शिक्षा में स्वतः शोध, मतलब कि एक बच्चा जो है खुद से शोध करना सीखता है। इसका मतलब क्या है, आपका ये भी अतः शोध करने का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। अब बोला है कि प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है। बताइए, तर्क वितर्क कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन है। बताइए, ये भी गलत है। आंसर बी और सी किस में दिख रहा है आपको, तो आंसर 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है। तो नहीं को चुनना है। पहला देख लेते हैं कौन कौन सही है। बोला है कि गणित की पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब सही है। बोला है कि एक गणित की पाठक्रिया केवल हल किए गए उदाहरण पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है। बोला है कि गणित की पाठक्रिया मोटी और भारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बोला है कि गणित में अभ्यास देने गए प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नावली होनी चाहिए। मतलब कि सही है। तो आंसर कौन आपका यहाँ हो जाएगा, तो आंसर सबसे बढ़िया हो जाएगा आपके लिए क्या है, 2 नंबर आंसर, क्योंकि नहीं पूछा था यहाँ पे। क्लियर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि गणित में कंजेक्चर क्या होता है। कंजेक्चर मतलब कि ऐसा जिसको बोलते हैं कि अनुमान के आधार पे, या बोलते हैं ना जैसे कि मान लेना। जैसे कि आपसे बोलेंगे क्या, एक छक्का है। छक्का का मतलब कि लूडो का गोटी में हम देखते हैं, तो अगर लूडो के गोटी में सबसे ज़्यादा नंबर आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कुछ छो ही आया है। अगर सब कम नंबर आया है, 1 बिंदु आता है, दो बिंदु आता है, 2 समझ जाते हैं, तो उसको गिनते नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में इमेज बना हुआ है। इसका मतलब कंजेक्चर मतलब ये है कि अनुमान के आधार पर मारना। तो बोल रहा है क्या कि कंजेक्चर के बारे में बोल कर बिल्कुल भी गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। बताइए, महत्वपूर्ण है क्योंकि आप गणित में अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, सन्निकटमान निकालते हैं। ये क्या है, एक दूसरे क्या है, इस तरीका ही तो है कि अनुमान लगाना। दूसरा बोल रहा है कि ये प्रतिगप्ति या निष्कर्ष जो कि सिद्ध हो चुका है। गलत बात है, सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसा चीज़ को बहुत चीज़ दिखाएंगे जो कि सिद्ध नहीं हुआ, तब पर भी हम अनुमान के लगा पे मान सकते हैं। जैसे कि आपके अगर गाँव में पूछेगा किसी का, मान लीजिए कि किसी का शादी ब्याह होता है या बाराती आता है, उस बाराती में बोलता है कि खर्चा कितना लगता है, तो कोई आदमी बोलता है कि 1 लाख रुपया, आदमी बोलता है 1.25 लाख रुपया। इसका मतलब सब आदमी मिलके उन्होंने एवरेज निकाले कि 1.25 लाख के करीब क्या होता है, खर्चा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अनुमान के आधार पर, इसको बोलते हैं कंजेक्चर। इसको वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर हम लोग क्या बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सिद्ध तो नहीं हुआ है। इसका मतलब 2 नंबर भी गलत हो जाता है और पहला नंबर भी गलत हो गया। दूसरा बोला है कि केवल माध्यमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। इस केवल लगा इसलिए गलत हो गया, क्योंकि हमें हर एक कक्षा के लिए उपयोगी है। उसके बाद बोला है कि मतलब कि
प्रतिज्ञप्ति, प्रतिज्ञप्ति मतलब कि जो हम लोग सीखते हैं, और निष्कर्ष जो हम लोग क्या है निष्कर्ष निर्णय निकालते हैं, जो बिना प्रमाण के अस्थाई, कैसा है अस्थाई मतलब समय के साथ ये बदल भी सकता है, को सत्य मान लेते हैं। मतलब कि उस समय हम लोग सत्य मान लिए हैं, आगे के समय हो सकता है कि इसका कुछ अलग मतलब निकलेगा, लेकिन उस समय मान लिए कि ये सत्य है। क्लियर है? तो आंसर सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्चर मतलब होता है अनुमान लगाना, एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। तो 38 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर। उसके बाद बोल रहा है क्या कि 39 में बोल रहा है कि कथन जो है 6 के गुणज से 1 मतलब कि 6n+1, 6 का गुणज से 1 ज़्यादा और 6 के गुणज से 1 कम, बोल रहा है कि हमेशा आवाज़ संख्या मिलेगा। जरूरी नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि ऐसा मिलेगा। ये उदाहरण किसको दिखाता है? ये अनुमान के तरफ पे क्या है, आधार दिखा सकता है। तो अनुमान के तौर पे जो आधार दिखाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेक्चर। अभी देखे हैं हमको कंजेक्चर क्या का मतलब क्या होता है कि अनुमान के आधार पर बताना, वो वेरीफाई होना, वो सही बात है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अनुमान के तौर पर देख सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए सिंपल तरीका आपको पूछते हैं, 6 आप +1 लेते हैं, 7 हो गया, 7 एक अभाज्य संख्या है, 6 - 1 लेते हैं मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि ये नियम पे लग रहा है, इसको बोलते हैं क्या कि हम लोग कंजेक्चर। क्लियर है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर। देखिए आप 40 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका पेडागोजी का मैथ में, उसके बाद यहाँ न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें बोल रहा है कि गणित के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्या समाधान रखती है। कैसे बोल रहा है क्या, सिमरत 3 महीने की किराया के रूप में 60,000 रुपया देती है, तो हर महीने किराया जो है उस हर महीने के समान किराया होता है, इसलिए पूरे वर्ष में उसे कितना किराया देना होगा। बिल्कुल सही है। चलिए एक स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि 3 दर्जन केले का कीमत 45 रुपया है, और परिकलन कीजिए कि इमेजिन कीजिए कि 12 रुपया 50 पैसा में कितने केले खरीदेंगे। बहुत सही है। बोला है कि जोई और जैनी स्कूल जा रही है। जैनी जेई से पहले चलना शुरू करती है। जब जेई तीसरे ब्लॉक पर रहती है तो जैनी पहले ब्लॉक पर रहती है। यदि दोनों का स्पीड मतलब कि दोनों का गति बराबर है तो जैनी के 90 गति में रहने पर जैनी 90 में रहेगी जोई, तो जैनी किस में पर रहेगी, इसका मतलब इसका भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बोले उपयुक्त प्रश्न में संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य को जानते हैं। पहला बोल रहा है क्या कि केवल एक एकात्मक विधि, एकात्मक मतलब कि एक नियम मतलब क्या है, अगर 5 कलम का दाम दिया हो 30 रुपया तो 1 कलम का दाम निकाल सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट तो बोला है कि किराया निकाल सकते हैं, इसका मतलब पहला तो सही है, लेकिन केवल अभी हम देखते हैं दूसरा काम भी तो निकाल सकते हैं, दूसरा बी में भी, और सी में नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों एक नियम होगा। ए और बी किस में एक नियम आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ए और बी दोनों एक नियम के मतलब कि व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। आंसर को हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या है मैथ का क्वेश्चन है, उस मैथ के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हम आपको आंसर बताते हैं, क्योंकि मैथ का यहाँ पे डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा, हम बना के रख लिए हैं। आपको क्या है किसी और वीडियो में डिस्कशन का कॉपी जो है आपको पोस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या है डिस्कशन खाली क्वेश्चन आंसर मिला लेते हैं मैथ का। जैसे 41 नंबर का आपको दिया हुआ है, किसी आयत का, अब तरीका भी बताते हैं आपको, किसी आयत का क्षेत्रफल, किसी आयत के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल जिसकी भुजा कितना है, इतना है। इसका मतलब ये आयत है, इस आयत में क्या है 176 है और ये आपका क्या है 56 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 176 × 56। चलिए बोल रहा है कि इसके बराबर का एक वृत्त का क्षेत्रफल है, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। बताइए यहाँ से r का मान निकल जाएगा, और पूछा कि वृत्त का परिधि कितना होगा, r का मान निकल जाएगा, तो इसको क्या है 2πr से हम लोग गुना कर देंगे। तो 2πr से जब गुना कीजिएगा तो इसका जो आंसर आपसे मिलेगा वो आंसर मिलेगा 2 नंबर, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग 352। क्लियर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में आते हैं। अगला में दिया हुआ है क्या, समझिएगा 42 नंबर क्वेश्चन में बोला है क्या, किसी विमीय का मतलब कि उसका डायमेंशन दिया हुआ है 40 है, 36 है और x है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है किसी ठोस घनाभ का। बोला है कि उसके 20 रुपया प्रति इतना सेंटीमीटर की दर से पेंट कराना होता है, जिसमें खर्चा इतना पड़ जाता है, तो x का मान निकालना है। इसका मतलब क्या है, घनाभ के अगर क्षेत्रफल का मान निकालना है तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, तो जानते हैं घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हो गया, ये घनाभ का क्षेत्रफल हो गया आसपास का। अब उसी तरह क्या है चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना चौड़ाई, सब दो बार में आएगा, तो यहीं पे कर देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई प्लस लंबाई। इस सब को जब गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल हो गया, और ये क्षेत्रफल जितना भी मान निकलेगा तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगता है खर्चा 20 रुपया, इसलिए 1 में लगेगा 20/100, इसलिए टोटल में कितना लगेगा तो इतना गुना हम कर देंगे। गुना करने पे जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू आप जान लीजिए कि यहाँ से आएगा आपका 15। आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर में बोला है क्या
पी क्यू आर एक्स एक जो चतुर्भुज है जिसमें कि पी क्यू जो है पी क्यू और पी एस बराबर है, बहुत बढ़िया। और बोल रहा है कि आर क्यू और आर एस बराबर है। तो इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका मतलब इस चतुर्भुज के बारे में अगर पूछ रहा है आपको तो इसका मतलब क्या है? इसका प्रत्येक विकर्ण क्या करेगा? शीर्ष को एक समद्विबाहक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा क्या हो गई, यहाँ पे आमने सामने अगल बगल की भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका मतलब बराबर भुजा समद्विबाहु सम जो है, अगर मान ली ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल में देखते हैं ये भुजा बराबर होता है, तो ये क्या करता है? इस कोण को एक दूसरे को हाफ में बांटता है। उसी तरह यहाँ पे ये चतुर्भुज हो गया, इस चतुर्भुज में ये बराबर है और ये बराबर है। इसका मतलब ये जो बांटेगा, इसका मतलब कोण एक दूसरे को आधा आधा बांट देगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रत्येक विकर्ण शीर्ष के कोणों को समद्विभाजित करेगा, मतलब बराबर भाग में बांटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर। उसके बाद 44 नंबर में देखिएगा, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज करने का मतलब क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर है और उसका विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटती है, मतलब कि लंबवत जो है बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। तो वही बोल रहा है कि जिसमें कि आपको दिया हुआ है एंगल का मान क्या है? ADB बराबर इतना दिया हुआ है और इसका एंगल का मान निकालने बोला है। तो इसका एंगल का जब मान निकालिएगा तो इसका एंगल का मान आपके कितना आ जाएगा? 210। आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आप कभी कीजिएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? इसका बहुलक और माध्य और परिसर बताया। बहुलक माध्य परिसर का इसका अगर आंसर ढूंढना चाहते हैं तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 13 होगा, क्योंकि अब बहुलक का फार्मूला भी होता है, माध्य का फार्मूला होता है, परिसर का फार्मूला होता है, जिसको रेंज बोलते हैं। क्लियर है? तो फार्मूला पे बैठाइएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 13। क्लियर? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 46 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि x का मान इतना है और y का मान इतना है, तो इसका मतलब यहाँ से x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए, रूट के अंदर दिया हुआ है 198। 198 को अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ की लिख सकते हैं 11 गुना 18। और उसी तरह यहाँ 550 को तोड़िएगा तो 11 गुना क्या लिख सकते हैं? क्या इसको 11 को सबसे पहले क्या है? 55 और गुना 10 लिख सकते हैं, और 55 को लिख सकते हैं 11 गुना 5। देखिए 11 2 बार आ गया तो यहाँ से 11 का वर्ग निकल जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग निकल जाएगा, बहुत सब चीज़ निकल जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपका, इसका आंसर मिलेगा ये नहीं मिलेगा। आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 2 नंबर हो जाएगा, मतलब कि 0.03 पे बार हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि P का मान दे रखा है इतना, और P के मान को बोला है कि मानक रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कि दोनों को गुना भागा करके हमको क्या मिलेगा? तो दोनों को गुना भागा जब कीजिएगा तो गुना भागा करने के बाद आपको पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं 1.17373 × 10⁻11। क्लियर है? तो 47 का क्या हो जाएगा आपका? A नंबर। 48 में देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बोला कि किसी संख्या में इतना का गुना किया जाए ताकि इस संख्या में इतना से गुना किया जाए ताकि इतना गुणनफल का व्युत्क्रम प्राप्त हो। इसका मतलब इतना का गुणनफल का व्युत्क्रम प्राप्त हो, इसका मतलब इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ मिलना चाहिए x मिला के, तो x का मूल्य निकालेंगे। यहाँ जो x का वैल्यू निकालिएगा उस वैल्यू से आपको पता चल जाएगा क्या होता है? 7/16। आंसर क्या निकलेगा आपका? 7/16। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इतना का, इसको फैक्टर में तोड़ना है आपको, 3 3 6 2, इसको फैक्टर में तोड़ना है, 2 से भाग देना है, फिर 2 से भाग देना है। इस तरह से क्या है? PQ में सजा दीजिएगा, जिस पे पावर आएगा, पावर से समझ जाएंगे कि P का मान कितना है Q का, क्योंकि पावर ही मान लो कि यहाँ पे 2 पे पावर 5 होगा और यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब कि Q का मान हो गया 2, क्योंकि यहाँ देखिए 5 किसका पावर है? Q पे। तो इसी तरह से हम समझेंगे कि PQ का मान कितना हो जाएगा। तो इसका जब आंसर निकालिएगा तो आंसर आपका जो मिलेगा, आंसर मिल जाएगा आपका 7। क्या मिल जाएगा? 2 नंबर 7 आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। आगे 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीका से देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा डेटा दे दिया गया तो आपको लगेगा क्वेश्चन थोड़ा भारी है, लेकिन उस क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि बोला है कि अंग्रेजी में इतना अंक है, हिंदी में अंग्रेजी इतना, गणित में इतना, सामाजिक विज्ञान में। आंकड़े के आधार पर पाई चार्ट क्या सुनिधान बनवाई है। अब बोला है कि वाले कौन सी बोला है कि गणित में जितना अंक प्राप्त किया है उसका वृत्तखंड का कोण कितना होगा। सिंपल बात है, सब मिलकर 360 होगा, तो उसमें गणित का जितना होगा, गणित वाला की एरिया को निकाल लेंगे तो टोटल एरिया में खाली क्या है? गणित वाला से भाग देंगे, उतना कोण निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कोण निकालने के लिए तरीका जब सुनते हैं हम लोग, मतलब कि भाग देते हैं, तो भाग देने पर हमको ये पता चलता है कि आपका कितना निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ से जब आंसर कॉट कीजिएगा तो आपको क्या है? 86.4 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 86.4 डिग्री। ये आंसर 50 का हो जाएगा 3। उसके बाद
51 का देखिए 51 बोल रहा है कि किसी लंब वृत्तीय बेलन, मतलब कि लंब वृत्तीय बेलन इतना मीटर ऊंचाई है और बोल रहा है कि इसका आयतन इतना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, और इसका आयतन दिया हुआ है 4620। अब यहाँ एच का मान दे रखा है तो इसका मतलब आर का मान निकल जाएगा। तो वही पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी वक्र क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, इसको बोल रहे हैं वक्र क्षेत्रफल। और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू जब पुट कीजिएगा, पुट करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या है 2860 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 नंबर आंसर जो मिल रहा है वही 2860 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है। ये कभी कभी आपको त्रिभुजाकार मिलेगा, कभी चतुर्भुजाकार मिलेगा, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफ क्या है। तो एफ मेरा क्या है, एफ मेरा जो है फलक है। एक मेरा क्या है फलक मतलब सरफेस। और उसके बाद बोला है कि भी मेरा क्या है, भी मेरा शीर्ष है, भी मेरा क्या है शीर्ष है। और उसके बाद बोल रहा है कि ई मेरा क्या है, तो ई मेरा किनारा है। चलिए अब बोला है कि त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार में इस तरह से होगा, तो यहाँ से एक अथी खींचेंगे तो इस तरह त्रिभुजाकार में होगा। इस त्रिभुजाकार में आपसे पूछेगा फलक कितना है, तो फलक 1 है, ऊपर में 2 है और 3 गो हो गया। इसका मतलब कि एफ का मान 5 है। एफ का मान कितना है 5 है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या भी का मान कितना है, भी का मतलब शीर्ष कितना होता है 1 2 3 और नीचे भी 3, इसका मतलब भी का मान 6 हो गया। उसके बाद पूछे किनारा कितना है, नीचे को 3 को किनारा, ऊपर भी 3 किनारा और साइड में भी 3 किनारा, इसका मतलब क्या है ई का मान हो गया 9। अब बताइए ये तीनों का मान रखिए, मान रखने पे देखिएगा कि इसका मान कितना आता है। ये तीनों का मान जब मान रखिएगा तो मान रखने पर आप पाइएगा कि जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन में एक ही इक्वेशन इस मान को सेटिस्फाई करता है, जिसका नंबर क्या है आपका 2 नंबर। इसका मतलब 2f प्लस, जैसे रख के दिखाते हैं, आपको बताए थे f बराबर कितना हो जाता है, f बराबर 5 हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या है v बराबर 6 हो जाएगा और e बराबर 9 हो जाएगा। अब इसमें रखिए 2f बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 3v बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस 9 है तो 2 18, इसका मतलब ये कट जाएगा, तो इसका मतलब 10 बचेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है, वेरीफाई खाली करना था आपको। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है कि एक रेखा खींचे हैं जो कि ए बी एक रेखा है। इसमें बोला है कि पी क्यू काटती है, पी क्यू ये पी है ये क्यू है। अब बोला है कि काटती है किरण, उसमें जो है एक किरण बनता, एक जो है एंगल बनता है 5x और दूसरा एंगल बनता है 7x। मतलब ये दोनों मिल के कितना डिग्री कोण बनाएगा 180। इसका मतलब क्या 7x प्लस 5x बराबर 12x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। और पूछा है कि x का मान जब निकल जाएगा तो यही x का मान अगर यहाँ रख देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, यही x का मान जब यहाँ रखिएगा तो इसका आंसर ही मिल जाएगा आपको 110। कितना मिल जाएगा आपका 110, मतलब कि 2 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 में बोल रहा है कि बोला किसी त्रिभुज की पी क्यू आर भुजा इतना बिंदु से क्या है स्थिर है। तो इस त्रिभुज को ड्रॉ कीजिएगा, इस त्रिभुज को ड्रॉ करने के बाद जो निकालिएगा आंसर आपका इसमें आ जाएगा 50 डिग्री। क्या मिल जाएगा आपका 50 डिग्री, क्योंकि इस त्रिभुज को ड्रॉ करने के बाद उतना जो है घिच-पिच हो जाएगा, इसलिए क्या है इसका सॉल्यूशन को कॉपी ही ये भेज देंगे आपको। उसके बाद ये एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है, इतना लाभ हानि पे बेचता है, लाभ हानि पे करने पे इसका जो आंसर मिलेगा आपको, आंसर मिल जाएगा आपका 1 नंबर, मतलब क्या है लाभ जो है 6.5% का होगा, मतलब 6.5% का लाभ होगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो है इतना रुपये का राशि ब्याज दर की मदद से, मतलब कि पहले जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6 माही निकालता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक निकालता है, दोनों के बीच में अंतर पाता है। तो वही बोलता है कि जब वार्षिक निकालेंगे तब कितना होगा, तो वार्षिक निकालेंगे तो यही आंसर एक हो जाएगा 15,840। कितना हो जाएगा आपका 15,840, मतलब आंसर पहला हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखने पे आप पाइएगा कि क्वेश्चन अब खत्म में हो गया, आपका 3-4 क्वेश्चन और है। उसके बाद देखिए क्या 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि इतना का मान दिया हुआ है, क्या इतना, इसका मतलब इस सबको मान को तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद देखिएगा कि x² का कुछ अथी होगा, अथी मतलब कि इसका जो फैक्टर होगा कुछ, मतलब कि इसके साथ गुणांक जुड़ा होगा। उसी तरह क्या है कि y के साथ गुणांक जुड़ा होगा, उसी के साथ x के साथ होगा, उसी के साथ y के साथ। इसका मतलब x² के साथ होगा, उसका कंपेरिजन कीजिए। यहाँ x² का पीछे क्या लगा हुआ है 5, यहाँ x² के आगे जो लगा हुआ है उसको उसका वैल्यू 5 रख दीजिए। तो उस तरह से कीजिएगा तो a और b का मान निकल जाएगा, और a और b का मान निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे तो उसका मान आपका जाएगा c, मतलब कि -9। कितना आ जाएगा
-9। उसके बाद 58 में बनाते हैं क्या, आपको एक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन भी दे रखा है। अब पूछा कि a + b + c, मतलब तीनों दिया हुआ, a दिया हुआ, b दिया हुआ, c दिया, तीनों का मान दिया हुआ इतना। अब यहाँ से फिर आपको वही काम करना है कि आपका वैल्यू निकालना है, p q r का वैल्यू कितना होगा। अब p q r का वैल्यू निकाल के यहाँ जब पुट करेंगे, अब पुट करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली इक्वेट करना था। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि अगर कोई ऐसी संख्या बताइए जो कि 3, 2 और 11 से विभाजित हो। बताइए 2 से विभाजित का नियम सब सम होना चाहिए, सभी सम है। उसके बाद 3 से विभाजित का नियम सबका योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। बताइए यहाँ पे क्या है, सबका योग 3 से विभाजित है। यहाँ देखिएगा 8 8 16, 8 3 24, 3 से विभाजित है, मतलब ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या है, आपका बी नंबर होगा आंसर। तो बी नंबर में बोल रहा है क्या कि अगर विभाजित कर रहे हैं तो 8 3 24 उसमें आ जाता है, इसका मतलब 3 से विभाजित है। अब बोल रहा है कि ये 3 हो गया, ये 3 से विभाजित नहीं हुआ। अब ये भी आप 9 देखिएगा, 9 3 से विभाजित हुआ, ये भी 3 से विभाजित हो गया, इसका मतलब 1 और 3 देखना है। उसके बाद ये भी आपका 3 से विभाजित हो गया, ये भी। अब देखो 2 से विभाजित हो गया, 3 से विभाजित, 3 को चीज़ निकला। अभी 11 से विभाजित का नियम क्या हुआ, मतलब कि आप यहाँ पे पहले सम संख्या के योग और विषम संख्या के अंकों का, विषम स्थान पे अंकों का योग का देखेंगे। इसका मतलब कि इस तरह से जब निकालेंगे तो एक ही आंसर मिलेगा। अब वह आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, मतलब कि 84 48 जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 60 नंबर बोला है कि समीकरण को हल करना है, और ये हल करने के बाद जो आपको मिलेगा में वही बोला है कि समीकरण किसके बराबर होगा। तो यहाँ से निकालिए और यहाँ से जोड़िए। तो समीकरण का जब निकालिएगा तो ये 60 नंबर का जो आंसर मिलेगा आपका वो 3 नंबर मिलेगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरा क्वेश्चन जो है अपने से बनाइएगा, हम आपको आंसर बता दिए, आंसर मिला लीजिएगा और इससे आपके कम से कम स्कोर पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका साइंस वाला क्वेश्चन है और साइंस वाले का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो साइंस वाला का पेडागोजी अगले मतलब कि यथी में डिस्कशन करेंगे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा आपके लिए और ये आप भी मतलब कि देखने में क्या है असहज महसूस कीजिएगा, ठीक है। इसलिए अगले वीडियो तक बने रहिए। और आपके पास अगर वीडियो जाता है तो अपने वीडियो को क्या है अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या है कि वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी ले सकें और अपने को मतलब कि सिंपल बात है कि क्वेश्चन देख सकें कि क्वेश्चन का डिस्कशन कितना बढ़िया से हुआ है। इससे क्या होगा कि उनको भी मिलाने में सहूलियत होगा और मेरे लिए भी क्या होगा, बढ़िया होगा। थैंक यू।